हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 6 का एपिसोड नंबर 12। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइरिस मैकलेलैक के एक मिरर में कैद हो चुकी थी, पर उसकी डुप्लीकेट जो कि पता नहीं कौन है, वो बाहर की दुनिया में आइरिस बनकर फ्लैश टीम और बैरी के साथ रह रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 के साथ, जिसकी शुरुआत असली वाली आइरिस के साथ होती है, जो कि समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कि तभी यहाँ पर एक और महिला आती है, जिसे देख आइरिस पहचान जाती है कि ये तो ईवा मैकलेलैक है, मैकलेलैक की एक सीईओ और जोसेफ कार्वर की पत्नी, जिसे कि मरे करीब 6 साल गुजर चुकी है। अब आइरिस के दिमाग में ईवा को लेकर हजार प्रश्न चल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ईवा आइरिस को बताना शुरू करती है। इस जगह को मिरर वर्स या मिरर डायमेंशन कहते हैं, जो कि हमारी असली दुनिया से बिल्कुल सिमिलर होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मार्वल के हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज याद है, जो ज्यादातर अपनी लड़ाइयाँ मिरर डायमेंशन में ही करता है, ताकि इससे असली दुनिया में कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि वो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर को ले गया था। खैर, कहानी पर वापस आते हैं तो ईवा आइरिस को बताते हैं ईवा यहाँ उसी रात से फंसी है जब 6 साल पहले डॉक्टर हैरिसन वेल ने पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट करी थी। उसी से निकले डार्क मैटर के कारण ईवा के केबिन में रखे मिरर वर्स का दरवाजा बन गया था, जिससे कि ईवा यहाँ पर फंस तो गई है, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस पर आइरिस बोलती है, ये सब तो मेरी समझ में आ गई, पर वो बाहर मेरी डुप्लीकेट कौन है और उसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे मालूम होगा, और वो उसी रात मेरी जगह क्यों ली जब मैं यहाँ फंसी। जवाब में ईवा कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या पता इस एविल मिरर ने तुम्हारी क्लोन बनाकर बाहर भेजी होगी। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब डिब्नी पर आती है, जो कि अभी भी सू डियरबर्न नाम की लड़की को ढूंढने में लगा हुआ है। कि तभी यहाँ पर सेसिल आती है और डिब्नी की हेल्प करती है इस केस को लेकर, जहाँ अब डिब्नी को सू के अचानक से क्रेडिट कार्ड सेंट्रल सिटी के एक अपार्टमेंट में इस्तेमाल होने का मैसेज आता है, जिसे देख डिब्नी फौरन उस अपार्टमेंट में पहुंचता है। अब जैसे ही डिब्नी सू के कमरे का दरवाजा खोल ही रहा होता है, तभी इस कमरे में एक धमाका होती है और एक लड़की डिब्नी को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहीं पर गिरती है, जिसे देख अब डिब्नी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सू डियरबर्न ही होती है। जिसे लेकर अब डिब्नी अपने ऑफिस पहुंचता है और इसे बोलता है, तुम सेंट्रल सिटी में ही थी तो तुम अपने पेरेंट्स से मिली क्यों नहीं। पता है तुम्हें 9 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हर वीकेंड पे मेरे ऑफिस में पहुंचते हैं तुम्हारा पता मिला या नहीं मिला ये पूछने के लिए। और वो बम तुम्हें कोई मारना चाहता है क्या। जिस पर अब सू बताना शुरू करती है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका कि नाम जॉन लॉरिंग है, वो इलीगल हथियारों का व्यापार करता है, और जब से मुझे उसकी असलियत मालूम पड़ी मैंने इस बारे में पुलिस को बताना चाहा। उसी दिन से लॉरिंग मेरी जान के पीछे है। तब मैंने भी ठान लिया कि जब तक उसके खिलाफ सबूत जमा कर मैं उसे जेल के अंदर नहीं डाल देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसीलिए तब से इसी सिटी में छिपकर मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी हूँ। और इस वक्त अगर मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गई तो वो उन्हें भी मार देगा। जिससे सुन अब डिब्नी सू को बोलता है, परेशान मत हो, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लॉरिंग को जेल भेजने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिससे सुन अब सू डिब्नी को लेकर लॉरिंग के वेयर हाउस के पास आती है, जहां वो इलीगल हथियारों को बेचता है। अब यहाँ आकर डिब्नी छिपकर इसकी तस्वीरें लेने लगता है। तभी लॉरिंग का आदमी इसे देख लेता है और इसके हाथ से कैमरा छीनकर फेंक देता है, और फिर डिब्नी को एक जोर का घूसा मारता है। तभी पीछे से यहाँ सू आकर इस गार्ड को मार गिराती है और फिर डिब्नी को लेकर जेटर कैफे पहुंचती है, जहाँ अब ये दोनों आगे की प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर सू डिब्नी को अपने बारे में बताती है कि इसे मार्शल आर्ट भी आती है। आगे सू बताते हैं लॉरिंग का अपना एक प्राइवेट बैंक में लॉकर है, जहां वो अपनी सारी कीमती चीजें रखता है, इसलिए इन्हें लॉरिंग के वेयर हाउस वाले कमरे से उस लॉकर की चाबी हासिल कर लॉकर के भीतर रखे सबूतों को चुराना होगा। जिसके लिए अब ये दोनों रात के अंधेरे में चुपके से धीरे धीरे लॉरिंग के वेयर हाउस पहुंचते हैं, जहां पर कुछ गार्ड्स इन्हें देखकर गोलियां चलाने लगते हैं। तब ये दोनों किसी तरीके से इनसे बचते हुए आखिरकार चाबी को ढूंढ ही निकालते हैं और फिर भागने लगते हैं। तब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि डिब्नी को अपनी एलोंगेटेड मैन होने वाली पावर सू को दिखानी पड़ती है, क्योंकि ये लोग ऊंची बिल्डिंग पर फंसे थे, जहाँ से डिब्नी अपना हाथ लंबा कर यहाँ से सीधे दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच ये दोनों सुरक्षित यहाँ से भाग निकलते हैं और फिर लॉरिंग के लॉकर वाले बैंक में जाने का प्लान बनाते हैं। तो दूसरी तरफ अब हम नकली आइरिस को देखते हैं, जो कि ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन वाले केस को सॉल्व करने में अभी भी लगी होती है। तभी यहाँ बैरी आता है, जिसे देख नकली आइरिस बोलती है, इस ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन वाले तक पहुंचने के लिए इसे मिरर गन चाहिए, वही मिरर गन जिससे कि फ्लैश ने सिकेडा के डैगर को गायब किया था। जिससे सुन बैरी बोलता है, वो गन तो बहुत पावरफुल है,
माफ करना आइरिस, पर मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता, और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब नकली आइरिस बैरी से छिपकर खुद ही स्टार लैब से मिरर गन चुराने पहुंचती है। तभी यहाँ पर नेस्वेल भी आ जाता है क्योंकि सिस्को ने अपने पीछे इसे स्टार लैब का ख्याल रखने बोला था। जिसे देख नकली आइरिस यहाँ से बहाना बनाते हुए गन को छोड़कर खाली हाथ ही लौट जाती है। तब हम नेस्वेल को देखते हैं कि इसे वापस से हैरी वेल दिखाई पड़ रहा होता है और फिर गायब हो जाता है। तब हम नेस्वेल के हाथ में देखते हैं, इसके हाथ में हैरी वेल की डायरी होती है। तो इधर अब सीसीपीटी में जो बैरी को बताता है पिछले कुछ दिनों से सिटी में लगातार मर्डर्स हो रहे हैं, पर वहाँ कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन वालों का ही काम है, और उससे भी जरूरी ये बात कि कोई तो सीसीपीटी से जरूर है जो कि सारे सबूतों को मिटाने में उनकी मदद कर रहा है। हमें इस वक्त सिर्फ अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अब इतना कुछ सुनने के बाद अब आराम से बैरी जोए से पूछता है, क्या आइरिस को मिरर गन दे देना चाहिए? जवाब में जोए बैरी को बोलता है, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उस पर यकीन रखना चाहिए। तो इधर अब हम वापस से डिब्नी और सू को देखते हैं जो कि सीसी मर्सेंटाइल बैंक में, जिसमें कि लॉरिंग का लॉकर था, वहाँ ये दोनों अब अपना भेष बदल कर पहुंचते हैं और फिर लॉकर खोलते हैं। तो इसमें एक बड़ा सा हीरा होता है जिसे लेकर अब सू मुस्कुराते हुए डिब्नी को एक फैट मारकर वहीं लॉकर वाली सेल में लॉक कर देती है और बताती है, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान था ना। ये लॉरिंग को तो मैं जानती तक नहीं थी, बस इतना पता था कि उस बंदे के पास ये कमाल की चीज है जो उसने अपने पास रखी है। मुझे तो सिर्फ इससे मतलब था। और इतना बोल सू यहाँ से निकलने लगती है। तभी यहाँ पर इसके सामने लॉरिंग भी आ पहुंचता है अपने आदमियों के साथ और सू को बताता है इसने अपने लॉकर में साइलेंट अलार्म लगा रखा था। और फिर सू पर गोलियां चलाने ही वाला होता है कि तभी हम एलोंगेटेड मैन यानी कि डिब्नी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी पाइप के जरिए लॉक सेल से बाहर निकल सू के पास आकर अपना हथेली बड़ा कर सू को कवर कर देता है, जिससे कि लगातार गोलियां चलने के बावजूद भी सू को कुछ भी नहीं होता। कि तभी यहाँ पर अब एंट्री होती है स्प्रेंजा की, जो आते एक ही झटके में लॉरिंग सहित इसके आदमियों को मार गिराती है और सू के पीछे पड़ जाती है। जिस पर अब डिब्नी सू को बोलता है, अब तुमने इस एलेग्रा की बहन के साथ क्या किया है? जिस पर सू डिब्नी को रिप्लाई दिए बिना ही स्प्रेंजा से भिड़ जाती है, जहां दोनों एक दूसरे पर मार्शल आर्ट वाले फॉर्म में एक दूसरे पर जानलेवा वार कर रही होती है। तब इस लड़ाई में जीत सू की होती है, जहां वो स्प्रेंजा को चकमा देते हुए डायमंड लेकर फरार हो जाती है। तभी यहाँ पर फ्लैश और सीसीपीडी ऑफिसर्स भी पहुंचते हैं, जिन्हें कि डिब्नी ने मैसेज कर बुलाया था और डिब्नी को लेकर अपने साथ लौट जाते हैं। जहाँ पर अब डिब्नी खुद पर काफी गुस्सा करता है कि ऐसे कैसे एक लड़की इतनी आसानी से इसे बेवकूफ बनाकर चली गई। वहीं अब आगे हम बैरी को देखते हैं जो कि आइरिस को मिरर गन लाकर दे देता है, ये बोलकर कि तुम मेरे लाइफ की सबसे खास शख्स हो, इसलिए ये गन मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, पर इसका सही से इस्तेमाल करना। तो दूसरी तरफ अब हम मिरर वर्स में असली आइरिस को देखते हैं जो कि इवा के साथ मिलकर इस आईने से बाहर निकलने की तैयारी में लगी होती है, पर इस दौरान ये शीशा टूट जाती है। अब ये देख इवा को गुस्सा आ जाता है कि इसे झूठी उम्मीद अपने दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर जा पाना नामुमकिन है। तभी यहाँ टूटे एक कांच का टुकड़ा उड़कर सीधे इवा के हथेली में आ जाती है, जिसे देख आइरिस समझ जाती है कि शायद इवा एक मेटा ह्यूमन है जो शायद मिरर से किसी तरीके से कनेक्टेड है। तब आइरिस इवा को बोलती है, ये मिरर तुमसे कनेक्ट है, तुम कोशिश करो, मे बी ये दोबारा जुड़ जाए। जिसे सुन अब इवा अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों को आगे करती है, जिससे कि धीरे धीरे कर सारी टूटी कांच वापस से आपस में जुड़ जाती है और आइरिस वापस से बैरी को देख पा रही होती है। तो अब एपिसोड के आखिर में हम सू को देखते हैं जो एक सीक्रेट जगह पर अपने साथ लाए डायमंड को माइक्रोस्कोप से देख रही होती है। तो इस डायमंड पर सू को ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन की लोगो दिखती है, जिसे देख सू बोलती है, अब शुरू होगी असली खेल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।